शांति निवास में आज सालों बाद सुधा प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही सुधा को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। सुधा ने आवाज़ लगाई, भैया कैसे हैं आप? कौन है? एक धीमी सी आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं, सुधा। सुधा ने कहा। बड़े भैया ने करवट बदली। सुधा उनको देखकर हैरान रह गई। यह क्या? यही है वे बड़े भैया जिनकी एक आवाज़ से सारा घर कांपता था। कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले नहीं गए हों। दाढ़ी बढ़ी हुई जैसे बरसों से शेव नहीं की हो। शायद कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मैले मैले से लग रहे थे, नाखून बढ़े हुए। उनको देखकर सुधा को उन पर बड़ा तरस आया। तभी सुधा का पति सुमित भी कमरे में आ गया। बड़े भाई अजीत को इस दशा में देखकर सुमित रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालत में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ, फिर भी तू देखने आ गया। यह क्या कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से आपका इलाज करवाऊंगा, सुमित सिसकते हुए कह रहा था। उन्हें देखकर सुधा के सामने अतीत की कुछ कड़वी यादें आ गई। दुल्हन बनकर वह इसी घर में आई थी। उसे याद आ रहा था कि वे दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन अजीत भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर सुमित से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहना कर ही ले आते। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन सुमित की ससुराल उतनी अमीर नहीं थी, इसीलिए वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज के तानों से सुधा को बहुत गुस्सा आता, पर सुमित के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी अजीत भैया के लिए उसके दिल में गांठ पड़ गई थी। उनसे भी ज़्यादा तेज जेठानी मीरा थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियां चलाने से बाज नहीं आती थी। वह सुधा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सास ससुर के देहांत के बाद लक्ष्मी निवास में अजीत भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछकर होता था। एक तो वे बड़े थे, दूसरे वे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि सुमित न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। सुमित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य भी समझता था। अजीत अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वे हमेशा यह जतलाना चाहते थे कि सुमित और उसका परिवार हमारे रहमो करम से पलते हैं। घर में सिर्फ वे ही श्रेष्ठ है और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। सुधा अतीत की गहराइयों से वापस वर्तमान में लौट आई। सुमित उसे कह रहे थे, अरे सुधा, कहाँ खो गई तुम? चलो अजीत भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। इनकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, इन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है। अजीत भैया की दशा बहुत ही दयनीय प्रतीत हो रही थी। उन्हें देखकर सुमित और सुधा की आंखों से आंसू के बूंद गिर गए। सुधा ने भैया की तरफ देखकर पूछा, भैया, विधि नहीं आती क्या आपसे मिलने? आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है, हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना। अजीत भैया रुक रुक कर बोल रहे थे। और अभिषेक और तन्वी कहाँ हैं? सुधा ने पूछा। अभिषेक तो ऑफिस गया होगा और तन्वी तो शायद किसी फ्रेंड की पार्टी में गई होगी। अजीत भैया शर्मिंदा से लग रहे थे।
सुधा को इस तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है वह दिन जब उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो वह हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपने मायके के घर चली गई थी। बस इतनी सी बात पर अजीत भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उन्होंने सुमित के ऊपर लगभग चीखते हुए कहा था कि अब सब अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं, किसी को घर की मर्यादा का ख्याल ही नहीं रहा। भला किसी भले घर की बहू ऐसा करती है क्या कि किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों अजीत भैया ही सारा घर संभालते थे। सुमित भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे भाई के परिवार का खर्च तो वही चलाते हैं, सुमित की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है। सुधा की सारी अच्छाइयाँ, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे गुण सिर्फ एक कमी के नीचे दबकर रह गई कि एक तो उसका मायका गरीब था, दूसरे पति की कमाई भी साधारण थी। सारे रिश्तेदारों दोस्तों में जेठानी मीरा और जेठ अजीत सुधा और सुमित को नीचा दिखाने का प्रयास करते। सुधा को अपनी इस स्थिति से बहुत कुफ्त होती, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुमित उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे। उनकी नज़रों में उनका स्थान पिता के दर्जे का था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसी ही कुछ स्थिति सुमित की थी। पिता की मृत्यु के बाद अजीत भैया घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने सुमित को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो फर्ज होता है वह उन्होंने कभी नहीं निभाया। सुधा समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी जेठानी मीरा और अजीत भैया के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता कि वह सुमित को ही छोड़ दे। सुमित का चुप रहना उसे और परेशान कर जाता, लेकिन सुमित को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। सुमित तो बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमजोरी थी कि वह अजीत भैया की हर अच्छी या बुरी बात मानता था और आंख बंद कर उन पर विश्वास भी करता था। सुमित के इसी विश्वास का अजीत भैया ने हमेशा फ़ायदा उठाया। उन्होंने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन सुधा और सुमित को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी सुमित कुछ नहीं बोला और अपनी 3 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन सुधा को अपने पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब सुमित ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर से बाहर रहकर ही अपना और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। अब सुधा की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, यह तो सुधा को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता। लेकिन एकल परिवार में उन खर्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी सुधा ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक समर्थ संसार बनाने में। सुबह मुंह अंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती और फिर सुमित के साथ दुकान पर चली जाती। सुधा के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर सुप्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि सुमित का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। अजीत भैया से अलग रहकर सुमित को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फ़ायदा उठाया। अजीत भैया ने सोचा था कि सुमित कभी भी घर से नहीं जाएगा और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा या फिर सुधा ही कुछ भला बुरा कहेगी। पर वह हैरान थे कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी वे सुमित से चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी।
जबकि उसमें इतना सामर्थ्य भी नहीं था। और एक उनकी पत्नी मीरा है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। उसकी फरमाइश ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अजीत भैया ने सुमित को घर से तो निकाल दिया, पर उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर भैया ने सुमित को फ़ोन किया, चल छोटे घर आजा, भूल जा सब कुछ। लेकिन सुधा और सुमित ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब अजीत भैया को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का, कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था, पर वे ही वापस नहीं आए। और गाहे बगाहे वे अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वे दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। सुधा तो हमेशा से ही सुमित को उनसे दूर करना चाहती थी, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि यह सब किया धरा अजीत भैया का ही है। सुमित और सुधा ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। सुमित और सुधा का जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया था। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब अजीत भैया उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते, पर वे दोनों तटस्थ रहते। सुमित के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार अजीत भैया के बेटे अभिषेक की शादी में वे मिले थे। तब सुमित ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्जी से ही हो रहा था। अजीत भैया के बच्चे भी उन पर ही गए थे। वे बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात अजीत भैया की बेटी विधि की शादी में हुई थी। भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर सुमित को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन मीरा भाभी के जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मीरा भाभी जैसी भी थी, पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। अभिषेक को अपने काम और क्लबों से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता था, तो तन्वी को क्या पड़ी थी इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जिए या मरे। एक एक बात सुमित के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही ख़त्म हुआ तो सुमित बोला, बड़े भैया, कल ही किसी से पता चला था कि आप बाथरूम में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हाल चाल पूछने चला आया। सुमित का दिल रोने लगा कि खामखा ही वह इतने दिनों तक भैया से नाराज़ रहा और उनकी खबर नहीं ली। लेकिन अब वह उनको अपने साथ जरूर ले जाएगा। लेकिन अजीत भैया ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दे छोटे, सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ तेरा मजाक उड़ाया है, और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज हो चुका हूँ और मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं, इस वक्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। सुमित ने कहा, नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं? मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है, और एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे। इसीलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, सुमित ने विनती की। तभी सुधा भी बोल पड़ी, भैया, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अब तक तन्वी भी घर पहुंच चुकी थी। उसने चाचा और चाची को देखकर इस तरह व्यवहार किया जैसे वह उन दोनों को जानती ही नहीं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनियादारी के लिए ही कुछ दिखावा कर दे। उसका व्यवहार इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर अजीत भैया को कोई अपने साथ ले जाता है तो उसे कोई परवाह नहीं। अभी तक अजीत भैया को आशा थी
कि शायद तन्वी उसे कहीं भी जाने नहीं देगी और उन्हें रोक लेगी। पर उसकी बेरुखी देखकर अजीत भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या भैया? सुमित ने पूछा। तुझे एक वकील लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह लक्ष्मी निवास तेरे नाम करना चाहता हूँ, जो धोखे से मैंने अपने नाम करवा लिया था, अजीत भैया ने कहा। लेकिन मुझे यह घर नहीं चाहिए भैया, मेरे पास सब कुछ है, सुमित ने कहा। मैं जानता हूँ छोटे, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि किसी से भी धोखे से ली हुई कोई भी वस्तु सदैव दुख ही देती है। मैं इतने सालों तक चैन से नहीं सो पाया और अब चैन से सोना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे मना मत कर और अपना हक वापस ले ले। यह सब सुनकर तन्वी के तो होश उड़ गए। उसे लगता था कि उसके ससुर का तो कोई अपना है ही नहीं जो उन्हें अपने साथ ले जाएगा, और इतना बड़ा बंगला सिर्फ उसके ही हिस्से आ जाएगा। लेकिन ससुर की बात सुनकर उसे लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया है। उसने फटाफट बहू होने का फर्ज निभाया। उसने अजीत जी को रोकने की कोशिश की, पर अजीत भैया ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। तुमने और मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। इस बूढ़े और लाचार इंसान को अब अपने मतलब के लिए इस घर में रखना चाहते हो? नहीं, इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन जी लूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है, तो आम की उम्मीद कहाँ से करूँ? कुछ देर बाद सुधा और सुमित अजीत भैया को लेकर अपने घर जा रहे थे, और तन्वी पछता रही थी कि उसने अपने ससुर को नहीं रोका, जिनके जाने से इतना बड़ा घर हाथ से निकल गया। वह मन मसोस कर रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।